आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन और मैं हूं आपकी होस्ट गुलिशा साबिर। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है मोहम्मद हनीफा जान। आप लद्दाख से नवनिर्वाचित सांसद हैं। तो हनीफा जी, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम में भी आपका स्वागत है। हनीफा जी, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि आपकी जो जीत रही उसको किस तरह से जाहिर करना चाहेंगे आप? देखिए, ये मेरा ये जीत है। ये आपको पता है पिछले 5 साल से लद्दाख में बहुत सारे इश्यूज़ उठ रहे हैं। उन इश्यूज़ को लेके, उन मुद्दों के लेके वहाँ पे खुसूसन करगिल में सब यूनाइट हुए लद्दाख के मुद्दे के ऊपर। और उस यूनिटी में मुझे जो है आगे किया इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यही है कि जब लोग यूनाइट होकर जब एक कदम लेता है तो वो कामयाबी की ओर ज़रूर जाती है। तो इसका मिसाल है कि पूरे करगिल यूनाइट हुआ है। और उसके बाद लद्दाख में भी जिस मुद्दे के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा, उस मुद्दे के ऊपर चाहे करगिल से हो चाहे लेह से हो, लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। यही वजह है कि आज मैं जीत गया वहाँ से। देश भर में कारगिल दिवस मनाया जा रहा है, 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक फ़ख्र की बात है कि मुझे भी और मेरे पूरे करगिल के अवाम ही नहीं, पूरे लद्दाख के अवाम को किया इस विजय दिवस के मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे तशरीफ़ लाए। 25 साल हो गए हैं 99 के वार को, लेकिन करगिल के अवाम, लेह के अवाम, ख़ासकर जो सरहदी इलाक़ों में लोग बसते हैं, उनके नज़र में, उनके सामने अभी भी वो जो मंज़र है, वो जंग है, वो अभी भी उनके सामने है। क्योंकि ये उन्हीं लोगों को मालूम होता है जो लोग झेलते हैं, जो लोग देखते हैं। 99 का जंग हमने देखी है। हम लोग, बल्कि मेरे जनरेशन ही नहीं, बल्कि मेरे जनरेशन से जो पहले के जनरेशन भी हो या उसके बाद भी, सब लोगों ने इस जंग को पूरी तरह देखे ही नहीं। हमने पूरा इस जंग में हम लोग शमूलियत थे। हमारे आर्मी जवान जो है इस देश की सुरक्षा के लिए फ्रंट पे, बॉर्डर पे अपने जान के बाजी लगाते हुए इस देश की रक्षा में लगे थे। तो उनके पीछे पूरे करगिल के अवाम, ख़ासकर जो कल विजय दिवस मनाया जा रहा था, ये इलाका द्रास इलाके में है, करगिल के द्रास इलाके में, जहाँ पर सबसे बड़ा जो है जंग का बैटल बना हुआ था, जहाँ पे तोलोलिंग, टाइगर हिल, जिस पे हमारे जवानों ने, हमारे आर्मी ऑफिसर हो, जवान हो, बहुत सारे आर्मी ने अपने जान की कुर्बानी दे के इन चोटियों को जो है वो उन पर कब्ज़ा किया। इसी तरह बटालिक साइड है, लेह में तुर्तुक नुब्रा साइड है। हर इलाके में जो है लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, ख़ासकर आर्मी के साथ साथ इस देश में, इस जंग में जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आर्मी तो है ही, हमारे आर्मी जो है हमारे सुरक्षा के लिए, चाहे जंग हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में, हर जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो सिविलियन जो उनके साथ खड़े हैं वहाँ के, उनका भी जिक्र होना ज़रूरी है, उनका भी हौसला अफजाई होना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग होते हुए किस तरह से बदलते हुए आप देखना चाहते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर से अलग होना, ख़ासकर जो कारगिल, जो लेह लद्दाख का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन वाइज करगिल बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो करगिल ने कभी नहीं चाहा कि किसी स्टेट से हम अलग होके यूटी बनना, स्टेट से अलग होके यूटी बनना, हम समझते हैं वो नीचे उसको ये लाया गया है। हमको एक स्टेट में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर जब स्टेट था, एक स्टेट में हम जमहूरी निज़ाम में हम लोग वहाँ पे रह रहे थे। तो अचानक से एक जमहूरी निज़ाम से निकाल के हमको एक ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में हमको जब डाला गया, सबसे बड़ी बात तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद 50-60 साल के बाद हमको फिर से किसी ग़ुलामी में हमको धकेल दिया है। हम आज अपने आप को ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी में हम लोग महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे कोई भी अवामी सुनवाई नहीं है। वहाँ पे हम समझते हैं कि लद्दाख में अगर अलग ये अलग जब आप यूटी बनाया है, तो हम समझते हैं, हम सोचते हैं, हम डिमांड करते हैं कि हमको सबसे पहले जमहूरी निज़ाम वहाँ पे बहाल होना चाहिए, जहाँ पे लद्दाख के अवाम की राज हो, लद्दाख को लद्दाखी गवर्न करे, लद्दाख के डेवलपमेंट
लद्दाखी के हिसाब से करें, क्योंकि लद्दाख एक सेंसिटिव जगह है और वेदर कंडीशन से भी कहें या टोपोग्राफी भी कहें हिमालयन रेंज का एक बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ जगह है। आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से भी लद्दाख बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो हम चाहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो, लेकिन वो डेवलपमेंट हमारे हिसाब से हो, ताकि उसमें हम अपने कल्चर को, अपने अपने ज़मीनों की तहफ़्फ़ुज़ हमें हो, हर चीज़ को सोचते हुए समझते हुए हम लद्दाख के डेवलप करें। तो जम्मू कश्मीर से जब अलग हुए, हम समझते हैं हमको एक स्टेट से निकाल के एक यूटी हमको बनाया गया, जिसमें हमको हमारे ख़ासकर जम्मू कश्मीर में 370 और 35 उस वक़्त थे। हम समझते हैं कि 370 और 35 में हमें जो हमारे ज़मीनों के लेके, हमारे 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 नौकरियों को लेके, हमारे कल्चर आइडेंटिटी, हर चीज़ के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ थे वहाँ पे, सेफगार्ड्स थे। वो सारे चीज़ें ख़त्म हो गए अब। तो हम करगिल वाला तो शुरू से जो है इस स्टेट से अलग किए जाने पर काफ़ी हद तक नाराज़ भी थे। शुरू में जब ये स्टेट अलग हुए, उस वक़्त करगिल में काफ़ी एहतजाज भी हुई। तो हम समझते हैं कि आज जो है पूरे लद्दाख जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ग़ुलामी में फंसे हुए। हनीफा जी, सरकारें बेशक बदलती रहें, लेकिन जम्मू कश्मीर में देखा है कि हमले नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं। इस पे किस तरह से बदलाव किया जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2019 के बाद जब इसके 370 को जब ख़त्म किया गया, तो कश्मीर में हमारे जो फ़ौजी या हमारे पैरामिलिट्री फोर्स जो है, उनकी तादाद काफ़ी हद तक वहाँ पे बढ़ाया गया। तो एक छावनी बनाया गया, उसके बाद 370 ख़त्म किया और एक डर का माहौल भी वहाँ पे बनाया गया, पकड़ दकड़ ये हो गया। तो उस वजह से अभी तक मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वैली में जो पहले की निस्बत में अभी तक नॉर्मल सी है, ये हमको बताना पड़ेगा, वो दिखता भी है। मगर उसका कारण ये नहीं है कि 370 ख़त्म हो गया तो लोग खुश होकर आज घर में बैठा है। इसका मतलब ये है कि चप्पे चप्पे पर आज फ़ौजी है वहाँ पे, लोगों को एक डर के माहौल में वहाँ पे रखा गया है। तो डर से जो है वहाँ पे लोग अभी बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी ख़ासकर कश्मीर के अलावा जम्मू साइड में जब 370 ख़त्म हुई, वहाँ पे JNK में यूटी बनी, उसके बाद अफसोस की बात है, बदकिस्मती भी ये भी है कि जम्मू साइड में आज जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगी है। तो मैं समझता हूँ कि 370 ख़त्म हो गई, तो जम्मू कश्मीर में फिर से जो है एक फुल फ्लेज जो स्टेट जो है वो जल्द से जल्द बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ पे पूरी तरह से जो है वो जमहूरी निज़ाम वहाँ पे बहाल हो। उसके अलावा भी मैं समझता हूँ ये आज जो 4-5 सालों में अब काफ़ी हद तक लोग भी बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी हालात में कश्मीरियों का जो उनकी जो लीडरशिप हो या उनके बाकी लोग हो, उनसे भी एक तरीक़े से एक बातचीत का सिलसिला शुरू करनी चाहिए और एक बातचीत करके मुकम्मल एक जम्मू कश्मीर के जो मुकम्मल जो सही हालात हो, उसके लिए एक कदम वहाँ पे उठा के जल्द से जल्द जो है कश्मीर में फिर से जो है स्टेट उनको वापस मिलना चाहिए। मतलब डर जो है वो लोगों में अब भी बना हुआ है, और इस डर की जो वजह है और डर की वजह से टूरिज़्म पर भी अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिलता है। देखो, टूरिज़्म जो है वो इन 3-4 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ी है। टूरिज़्म सेक्टर में ये कोई छुपी बात नहीं है। उससे पहले भी जब, क्योंकि टूरिज़्म पहले इफ़ेक्ट होते थे, वहाँ पे हड़तालें ज़्यादा होती थी, वहाँ पे पत्थरबाजी भी वहाँ पे ज़्यादा होती थी, कभी कभार महीनों तक वहाँ पे हड़तालें होती थी। लेकिन वो चीज़ें जो इन 4-5 सालों में बहुत ही कम हुए हैं, ख़त्म, बल्कि हड़ताल तो कभी वहाँ पे होता ही नहीं है। उस वजह से टूरिज़्म वो स्मूथली कश्मीर में अभी चल रही है। तो मैं सोचता हूँ, यही इसीलिए मैं बोलता हूँ हालात अभी वो है कि आज, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि गवर्नमेंट बात करना चाहे भी तो वहाँ पे लोग कुछ तबके के लोग ऐसे थे जो वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलते थे। लेकिन आज मैं अपनी जगह पर मैं समझता हूँ कि आज मेरे ख़्याल से क्योंकि कश्मीरियों को भी सोचना चाहिए कि ये जो अमन का जो फ़िज़ा है,
इसको एक 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 सही मानों में जो है इसको आगे कैसे इसको सस्टेन करे, तो वो लोग भी मुझे लगता है कि आज तैयार होंगे कि बातचीत करने के लिए, एक बातचीत से मुकम्मल एक जो इसका एक हल जो है वो निकालें। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो सामने आ चुका है, जिससे काफ़ी सारे लोगों ने नाराज़गी भी जताई है। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बजट को मैं सिर्फ लद्दाख के हिसाब से मैं ये बता सकता हूँ कि लद्दाख का जो बजट एलोकेशन है वो बेशक जो पिछले साल उन्होंने रखे थे उसी हिसाब से उन्होंने रखे। तकरीबन 6,000 करोड़ की उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको इस बजट में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, वो चीज़ें नहीं हुआ है। खुसूसन करगिल में जैसे कि हम जानते हैं, सब देश भर जानते हैं कि लद्दाख जो है विंटर के 5 कम से कम 5-6 महीना जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से बिल्कुल कटअप रहते हैं। और उसमें भी करगिल, क्योंकि लेह में तो चलो अभी एक एयर कनेक्टिविटी है वहाँ पे, वो भी एयर कनेक्टिविटी ऐसा है कि विंटर में अगर आप लेह का एयर फेयर देखेंगे तो आप फॉरेन कंट्री में कई मुल्कों का आप एयर वो कर सकते हैं कि लेह में आप एयर उसमें ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 30 40 कभी 50 हज़ार तक विंटर में जो है वो हो जाते हैं। तो करगिल में पिछले 50-60 सालों से जो सिविल एयर सर्विस की डिमांड होती रही है। बहुत साल पहले जो है वहाँ एक छोटा एयरपोर्ट ऑलरेडी बनी है, जहाँ पे बड़ा एयरक्राफ्ट जो है उतारना काफ़ी हद तक मुश्किल है, लेकिन एयरपोर्ट की डिमांड भी साथ में करती आ रही है। लेकिन जो एयरपोर्ट है, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, उसको जो बीजेपी गवर्नमेंट है पहले उसमें इन्होंने उड़ान स्कीम का एक लॉन्च किया था, जहाँ पे उस स्कीम में का ये मेन ये था कि जहाँ पे भी एयरपोर्ट्स बने हैं और ऑपरेट नहीं है उन एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करना है। उस स्कीम में 2 बार करगिल के एयरपोर्ट को लिया गया, मगर बदकिस्मती ये है अभी तक वहाँ पे कोई एयर सर्विस शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले तो इस बजट में जो है वो करगिल एयरपोर्ट का बहुत ज़रूरी था इसमें होना। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, हालांकि बहुत कुछ प्रोजेक्ट पहले अनाउंस हुआ था, उस पर कल एक प्रोजेक्ट हमारा कल सबसे बड़ी लद्दाखियों को खुशी की बात है, कल विजय दिवस के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथों जो है फाउंडेशन हुई हमारे ज़ंस्कार से हिमाचल को जोड़ते हुए एक रूट है, टनल है, शिंकुला टनल, उसका कल नींव रखा गया। ये आने वाले सालों में बहुत लद्दाखियों के लिए, ख़ासकर हमारे ज़ंस्कार इलाका जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद होगा इस टनल का, क्योंकि इस टनल के बनने के बाद जो है 12 महीना जो है रोड कनेक्टिविटी रहेगा। उससे पहले जोजिला टनल भी जो है आज इसी गवर्नमेंट के उसमें अभी बन रहे हैं, अभी आने वाले 2-3 सालों में वो टनल भी तैयार होंगे। तो इन 2 टनल के बनने के बाद काफ़ी हद तक लद्दाख के जो मुश्किलात है वो उसमें कमी आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इस 2 टनल का फ़ायदा जो है हमारे आर्मी को होंगे, हमारे सिक्योरिटी को होंगे, क्योंकि आपको पता है चाइना ने जब से अपने साइड में जो उनके साइड में बहुत ही तेज़ी से जो है वो कनेक्टिविटी का हो या टनल्स वगैरह वहाँ पे बना रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से हमारे साइड में भी बॉर्डर एरियाज़ में जो है इस तरह का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये टनल्स जो है सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हमारे सिक्योरिटी को, आर्मी को हो जाएगा। तो करगिल में ये एयरपोर्ट बनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करगिल जो है वो 4-5-6 महीना जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से कटअप रहता है। अगर एयर बाय एयर अगर किसी को जाना हो, पेशेंट को, स्टूडेंट्स को, उनको लेह जाना पड़ता है, जो कि तकरीबन 230 किलोमीटर से ऊपर जो है उसका फासला है। और विंटर में जब बर्फबारी होती है तो कई दिनों तक जो है उस रोड पर भी चलना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस बजट में अभी अनाउंस नहीं हुआ है हमारे करगिल में, क्योंकि स्टेट से लद्दाख अलग हो गए। पहले जो है लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एक करगिल में, एक लेह में। और पेशेंट्स जो ज़्यादा जो मरीज़ जो जिनको वहाँ पे इलाज नहीं होते थे, उनको ख़ासकर करगिल और लेह से
श्रीनगर ज़्यादा जो है स्किम्स हॉस्पिटल है या वहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट करते थे पहले, अभी भी करते हैं, लेकिन अभी अलग हो गए लद्दाख, तो उतना अटेंशन या उतना वो वहाँ पे नहीं मिलता जितना पहले मिलता था। तो लद्दाख में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चीज़ें अभी करने को हुए जो अभी इस बजट में रिफ्लेक्ट अभी नहीं हुए हैं। जी जी, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुई है, उनको भी अभी तक कोई मुकम्मल अभी उनका ये नहीं हुआ है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है लद्दाख का 6,000 करोड़ का तो ये लोग अनाउंसमेंट पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ है, लेकिन रिवाइज बजट में उसको 4,500 करोड़ पे नीचे उतारा गया है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग सीज़न जो है वो बहुत कम होते हैं और वर्किंग सीज़न बहुत लेट भी शुरू होती है। मार्च में वहाँ पर वर्किंग सीज़न शुरू होती है, तो वहाँ से लेके अगस्त सितंबर में ये लोग रिव्यू करते हैं उस बजट के, लेकिन सितंबर आते आते जो एक्सपेंडिचर है वो उतना होता नहीं है। तो उस बेस पे जो है रिवाइज बजट करते हैं। हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से मैं मिला था पिछले दिनों, बहुत ही गौर से वो लद्दाख के बारे में उन्होंने सुना, मैंने तफसीलन उनके सामने रखा है कि हमारा जो उनका रिव्यू होता है वो कम से कम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर कहें तब तक हमारा एक्सपेंडिचर भी हमारा अच्छा रहेगा। तो उस वजह से रिवाइज करके हमारा पिछले साल तो 4,500 पे उतारा था जो 6,000 करोड़ अनाउंस हुआ था। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो आगे जाके मुझे उम्मीद है कि ये सारे लद्दाख में अभी जो ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो अभी कई सारे काम को लद्दाख में कराने की ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है। तो ये तो सियासी सवाल हमने आपसे जाने, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका सियासी सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? देखिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक बिज़नेस फैमिली है। मेरा फादर साहब जो वालिद साहब वो कॉन्ट्रैक्टर थे, सिविल में भी और आर्मी में भी वो काम करते थे। तो लोकल पॉलिटिक्स जो है हमारे लद्दाख का पॉलिटिक्स है उसमें भी डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमारे फादर साहब काफ़ी इन्वॉल्व थे, क्योंकि वहाँ पे उस वक़्त के जो लीडरशिप थे हमारे फादर साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा ये हुआ करते थे। और इनडायरेक्टली हम लोग उस वक़्त कांग्रेस के साथ हमारा ये एज ए पॉलिटिकल ये हमारे फादर साहब का कांग्रेस के साथ ये था। तो उसके बाद फादर साहब गुज़र गया, क्योंकि मैं घर में अगलौता बेटा था घर को संभालने के लिए। उस वक़्त मेरा उम्र तकरीबन 16-17 साल रहे होंगे। मेरा पढ़ाई जो है वो करगिल में हो रहे थे, उस वक़्त में शायद 10th में पढ़ रहे थे। तो अचानक से फादर साहब गुज़र गए, तो पूरा फैमिली का जो बोझ आया, तो उस वक़्त फिर उससे आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। सबसे बड़ी मेरे लिए एक ये है, क्योंकि मुझे फिर संभालना पड़ा बिज़नेस को, क्योंकि फादर साहब का पहचान जो है पूरे लद्दाख में खुसूसन करगिल में एक लोगों के बीच में एक अच्छा पहचान थे। तो फिर कई साल मेरा कुछ जो फैमिली बिज़नेस थे, हमारे होटल वगैरह थे, तो उनको संभालने में लगे। तो इस बीच वहाँ पे एक NGO हम लोगों ने बनाए थे। मेरे जो दोस्त वगैरह, तो मेरे से बड़े लोग थे जो बाहर बैठ के पढ़ाई करके, कोई डॉक्टर्स इंजीनियर बहुत सारे लोग थे, वो लोग पहुँचे थे। तो सब ने मशवरा किया कि भाई करगिल में हम लोग एक NGO बना के कम से कम हेल्थ सेक्टर, और क्योंकि उस वक़्त हेल्थ और एजुकेशन में काम करने की बहुत ज़रूरत थी, तो NGO बनाया। उस NGO में मैंने काफ़ी साल तक उनके साथ हमने काम किया। मतलब मेहनत आप करते रहे और कामयाबी भी आपको मिलती रही, और बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में कई सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई थी। तो उस वक्त को और अब के वक्त को किस तरह से बदलाव आया है आपकी लाइफ में? जिम्मेदारियां मुझे मिली, लेकिन कभी मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं, खैर ये बहुत रेयर होती है, मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि मुझे CC बनना है या मुझे MP बनना है। लेकिन हाँ, मैंने अगर काम किया है तो ख़ासकर पार्टी में, मैं ग्राउंड लेवल पे जो हमारे वर्कर होते हैं, ख़ासकर जो गरीब आखिरी जो वर्कर होते हैं, उन तक मैंने एक कनेक्शन बनाया लोगों से। मैं लोगों को बीच में बैठ के लोगों का मैं एक वो खिदमतगार बन के मैंने काम किया है।
मैंने कभी, हालांकि मैं आपको एक ये बताता चलूँ, जब मैं सीसी बनी, सीसी चेयरमैन मुझे बनाया गया, उस वक़्त भी कल चेयरमैन का इलेक्शन था, उससे एक दिन पहले हमारे पार्टी का वो मीटिंग होती है जिसमें डिसाइड करता है कि हम लीडर किसको बनाएं। उस मीटिंग से पहले तक मैं किसी और के लिए कोशिश कर रहे थे, मैं लॉबिंग कर रहे थे कि हम लोगों का ये था कि वहाँ पे हमारा एक बहुत सीनियर हमारा मोस्ट लीडर है जो सीसी रह चुके हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि उनको जो है इस चेयरमैन के लिए नामजद किया जाए। लेकिन जब मीटिंग हुई उसमें कंसेंसस नहीं बनी, तो उसमें अचानक से मेरा नाम वहाँ पे आके मैं चेयरमैन बना। सेम यही बात इस इलेक्शन का भी था। मेरा कभी दिमाग में ये नहीं था कि मैं लद्दाख के करगिल के हित के लिए, खासकर जो KDA बनाया उसमें मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और सबसे बड़ा कोशिश मेरा रहा, मैंने ये किया कि सबको इकट्ठे करें, इकट्ठे भी हो गया। लेकिन इसमें भी हम लोग कोशिश किसी और के लिए कर रहे थे, मैं खुद। तो इसमें भी ये अल्लाह ताला का एक ये था कि भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप ख़ासकर पार्टी के अंदर हो या कोalition में हो, ज़रूरी ये होता है कि इंसान जितने भी काबिल हो, लेकिन उसके ऊपर एक कंसेंसस बनना ज़रूरी होता है। लोगों का एक भरोसा जिस पर हो, तभी आपके ऊपर कंसेंसस बन सकता है। तो इस इलेक्शन में भी अचानक से जो है मेरे ऊपर कंसेंसस बन के सामने आया। तो मैंने कभी अपने तरफ से ये मैंने कभी चाहत नहीं की कि मुझे इस कोशिश, हाँ मैंने कोशिश यही की कि लोगों से मेरा ज़िंदगी में मेरा कोशिश यही रहा है कि किसी और चीज़ के अलावा मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का भूखा रहा हूँ या मैंने कोशिश किया है, वो है मैं इज़्ज़त कमाऊँ, लोगों का प्यार कमाऊँ। वो चीज़ जो है मुझे आज अल्लाह का करम है कि करगिल वालों का प्यार, इज़्ज़त सब कुछ मिला, जिस चीज़ का मैं चाहत रखता था। इसके अलावा मैंने कभी ये चाहत कभी नहीं रखा था कि मैं किसी कुर्सी पे जाऊँ। अल्लाह ताला ने मुझे कुर्सी पे बिठाते गए। कई सारी जिम्मेदारियां इस वक्त आपके ऊपर है, कई सारा जो लोगों का प्यार जो मिला है उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। एक सवाल इस बीच एक लाजमी बनता है कि आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, परिवार को किस तरह से टाइम दे पाते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, कई सारे काम होते हैं उनको, कई सारी जिम्मेदारियाँ होती है, तो इस बीच फैमिली को किस तरह से टाइम दे पाते हैं आप? ज़िम्मेदारी की जहाँ बात है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक्त मेरे ऊपर है दो चीज़ की। एक तो लद्दाख के अवाम और लद्दाख जो इस वक्त एक परेशानी में गुज़र रही हैं अपने मुस्तक़बिल को लेके, हमारे लद्दाख के मुस्तक़बिल किस तरह सिक्योर हो उसको लेके, उसमें ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि किस तरह उस चीज़ को हम यहाँ पे लोगों के सामने रख पाएँ और लद्दाख के मुस्तक़बिल को किस तरह हम सिक्योर करें। दूसरा, इस इलेक्शन में आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ख़ासकर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो लद्दाख में होती है, आज से पहले जो है ज़्यादातर जो है वो या तो रीजन बेस पे होता रहा है या रिलीजियस बेस पे होता है, क्योंकि ले डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट डिस्ट्रिक्ट है, करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है। तो हमेशा से इन दोनों के बीच ये रहा है। मगर ये इलेक्शन चूँकि मैंने पहले बताया कि मुद्दे के ऊपर था, तो इस इलेक्शन में सबसे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए ये है कि मुझे हर तबके के लोगों का मुझे प्यार और ये आशीर्वाद रहा है, चाहे वोट दिया हो या ना दिया हो। लेकिन सिचुएशन, हालात ऐसा था कि वो पहले इलेक्शन से काफ़ी ये था, अगर वोट ना दे भी लोगों का ये था कि इज़्ज़त था, प्यार था। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस कम्युनल हार्मनी को, हालांकि लद्दाख जो है कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है, हम लोग लद्दाख की आवाम जो है बहुत ही अमन पसंद और एक दूसरे के साथ भाईचारगी से रहने में जो है बिलीव करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात हमारे वहाँ के जो मजहबी इदारे हैं, ख़ासकर जो हमारे उलमाए गुज़रे हैं, हमारे बुद्धिस्ट जो मजहबी पेशवा है, उनका हाथ बड़ा ये रहा है कि लद्दाख को जो भाईचारगी है उसको, लेकिन छोटे छोटे बातों पे जो है ख़ासकर पॉलिटिकल उसमें काफ़ी उसका इस्तेमाल भी होते थे। लेकिन इस 4-5 सालों में जब से ये यूटी बनी, इसमें एक अलग हालात बनी हैं, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ले, करगिल, ये सारे चीज़ें काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं। तो मेरे लिए अब ये चुनौती है, ये भी है कि मैं इस भाईचारगी को कायम दायम रख के आगे इसको और मजबूती के साथ किस तरह ले जाऊं। और प्योरली मैंने
मैंने लद्दाख के अवाम से भी मैंने वादा किया है कि हर तबके के लोग हैं उनको साथ लेके मैंने चलने का मैंने एक भरोसा लोगों को दिया है। तो इसको कायम दायम रख के जो है वो लद्दाख के डेवलपमेंट किस तरह करे वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज। हनीफा जी, कई सारे सवालात के जवाब हमने आज आपसे जाने। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके सफ़र में मेहनत और किस्मत का कितना योगदान रहा? मेरा मेहनत मैंने किया है तो सिर्फ यही किया है कि लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद और ख़ुसूसन गरीब तबके को। वैसे भी लद्दाख कोई अमीर इलाका नहीं है, मिडिल क्लास या ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे बसते हैं। तो मैंने कोशिश यही किया है कि आवाम के साथ रब्ता अच्छा मेरा रहे, आवाम का आशीर्वाद मुझे मिले, वहाँ के उलमाओं का मजहबी पेशाओं का मेरे ऊपर साया रहे, जो कि अल्लाह का करम है। सबसे बड़ी बात अभी तक जो है मुझे मिलते आया है। बाकी उस चीज़ में मैंने बहुत मेहनत किया है। बाकी मैंने आपको अर्ज़ किया जो मुझे पोजीशंस मिलते आया है, वो उसमें ज़्यादा मैं ये समझूंगा कि किस्मत और अल्लाह ताला का ये ज़्यादा मेरे ऊपर ज़्यादा ये रहा है कि मुझे ख़ुद पता ना होते हुए भी मुझे अचानक उन कुर्सियों पे मुझे पहुंचाया गया है। लेकिन हाँ, उसमें यह भी नहीं है कि आपको किस्मत से सब कुछ मिलता है। मैंने लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा मैंने जीता है, तभी लोगों ने भी मेरे ऊपर भरोसा किया है। तो यही है कि लोगों का ये प्यार मोहब्बत जो है मेरे ऊपर कायम रहे और अल्लाह ताला मुझे लद्दाख के जो डेवलपमेंट है, लद्दाख के लोगों का जो तवक्कात है, जो उम्मीदें हैं मेरे ऊपर, उनके ऊपर सही मानों में मैं उतर सकूं। खुसूसन गरीब तबके के लोग हमारे वहाँ, आपको बताता चलूँ, लद्दाख का आप देख भी सकते हैं जो लिटरेसी रेट है ना लद्दाख का बहुत अच्छा है। ख़ासकर वहाँ पे लड़का लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। गर्ल्स रोल आपको ख़ासकर करगिल के या वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर देखें, गर्ल्स रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है। लेकिन यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट में जिस लेवल का एजुकेशन स्टैंडर्ड है, वो तब तक तो वहाँ तक तो वो लोग अपने बच्चियों को पढ़ाते भी हैं। लेकिन वहाँ से आगे हायर एजुकेशन के लिए हमको वहाँ से फिर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वहाँ पे। काफ़ी हद तक लोग अपने पेट काट के भी, अगर एक वक्त का खाना भी ना खाए तब भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे भेजते हैं। और एक चीज़ मैं ये आपके माध्यम से ये कहूँ कि लद्दाख के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ही काबिल बच्चे होते हैं वहाँ पे। सिर्फ उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, फैसिलिटीज़ कम होती है। तो मेरा सबसे यही है कि कोशिश यही रहेगा कि, और गवर्नमेंट से भी मैं यही गुजारिश भी करता हूँ, किया भी हूँ, कि एजुकेशन सिस्टम जो है वहाँ पे उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको कॉलेजेस बनानी पड़ती है, वहाँ पे हायर सेकेंडरीज़ को बढ़ानी पड़ती है। तो उसमें गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स कुछ ज़्यादा होती है, वो लद्दाख के उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि वहाँ पे एरिया बहुत बड़ी है। वहाँ पे जो गांव बस्ती है वो फार फ्लंग एरियाज़ में बसती है। तो पॉपुलेशन वाइज जो है उतना, लेकिन एरिया वाइज वो बहुत बड़े होते हैं। एक गांव से आके दूसरे गांव में पढ़ाने के लिए जाएगा बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर विंटर सीजन में। तो उन चीज़ों को सामने रख के जो है एजुकेशन सिस्टम को वहाँ पे स्ट्रेंथन किस तरह करें, उसमें हमें काम करनी है। तो यही है, इंशाल्लाह लोगों की तवक्कात पे हम पूरी उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफा जान जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।